बैक गाइस, वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट 4 ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सो इस यूनिट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस यूनिट का नाम ही है मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो हमें अपनी बातें अच्छे से कन्वे करने में हेल्प करती है, एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करने के अंदर हेल्प करती है इसे हम, और हमारे करियर ग्रोथ को लीड करती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इवन हाउ वी कैन इफेक्टिवली प्रेजेंट ourselves, how to do a presentation, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। So let's start. So the first topic of, let's differentiate between what is oral communication, what is non-verbal communication. जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा ओरल कम्युनिकेशन, ओरल का क्या मतलब होता है, बोलना। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन मतलब बोल के जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं बोल के आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो एक ओरल कम्युनिकेशन है। तो ऐसा नहीं है कि ओरल कम्युनिकेशन सिर्फ ऐसे मैं बोल रही हूँ इन प्रेजेंट ऑफ अ स्क्रीन या आप लोगों के सामने हुआ है। ओरल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी डन ओवर अ फोन कॉल। ये फोन कॉल के थ्रू भी हम कर सकते हैं, जैसे हम स्पीच देते हैं, वो हो सकता है किसी से हम कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, चलते फिरते कोई मिल जाए, हाय हेलो करते हैं, तो वो सारा भी पार्ट है ओरल कम्युनिकेशन का, सच एज कॉन्वर्जेशन, स्पीच, फोन कॉल्स। ठीक है, बट ओरल कम्युनिकेशन में क्या चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है, ओरल कम्युनिकेशन जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे स्पीच का जो मॉड्यूलेशन है, हमारी जो पिच है, हमारी जो टोन है, ठीक है, जो वॉल्यूम है, कितनी स्पीड से हम बोल रहे हैं, कितना ऊंचा बोल रहे हैं कि धीरे बोल रहे हैं, तो ये टोन, पिच एंड वॉल्यूम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। जैसे ओरल कम्युनिकेशन बोल के की जाती है, हमारी टोन पिच जो है वो इतनी मैटर करती है, उसका ओरल कम्युनिकेशन जो होती है वो जनरली क्लियर एंड डायरेक्ट होती है, क्योंकि हम बोल के कन्वे कर रहे हैं तो जनरली क्लियर होती है, उसको अंडरस्टैंड करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है अनटिल अनलेस कोई लैंग्वेज वगैरह कुछ अलग हो। ठीक है, तो ये जनरली क्लियर होती है, डायरेक्ट होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है। इसमें ऐसा नहीं जैसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी से अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो तुरंत उसके बाद हमको रिस्पॉन्स देगा, जवाब देगा। ठीक है, अगर टीचर से बात कर रही हो तो आप बोल के बात कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो, तो आपको जो फीडबैक है, आपको जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, उसी वक्त मिल जाएगा, इमीडिएटली मिल जाएगा। ठीक है, रियल टाइम के अंदर जो है आपको फीडबैक या रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे हम रिटर्न रिटर्न के अंदर कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं, कुछ होता है तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हो सकता है किसी को टोन ना समझ में आए, कुछ हो, बट इसके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप क्लियरली उसी वक्त तुरंत जो है वो पूछ सकते हो कि इसका ये मतलब था या वो मतलब था। ठीक है, रिक्वायर्स लैंग्वेज एंड वोकल एक्सप्रेशन। जैसे मैंने आपको बोला, अब जैसे हम एंग्री है तो हम, मैं इसी टोन के अंदर एंग्री नहीं हो सकती। ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी जो एंग्री होने की जो पिच है, जो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, या फिर मान लो आप किसी को समझा रहे हो तो आपकी टोन अलग रहेगी। ठीक है, आप किसी से कुछ प्लीज कर रहे हो कि भाई कोई आपका काम कर दे, तो उस वक्त आपकी टोन पिच की मॉड्यूलेशन जो है, वोकल एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट रहेंगे। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो आपको अपना डायग्नोज जो है अपने पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी पिच, उसके बोलने का तरीका, समझाने का तरीका अलग रहेगा, क्योंकि वो बोल के ही आपको डायग्नोज करके समझा पाएगा। मूविंग फॉरवर्ड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, ये ओरल बोल लो इसको, चाहे आप इसको वर्बल भी बोल सकते हो, मतलब बोल के की जाने वाली कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब जिसमें हमें बोलना नहीं पड़ता, वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम मैसेज किसके थ्रू करते हैं, जैसे आप देख रहे हो, बोलते हैं आई एम यूजिंग माई हैंड गेस्चर्स। ठीक है, आई कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट्स हो रही है, कोई बॉडी लैंग्वेज है वो बोल रही है, वो होती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं कन्वे मैसेज विदाउट वर्ड्स। विदाउट वर्ड्स के साथ जो ये मैसेज कन्वे होता है, इसमें किस चीज का यूज होता है, यूजिंग गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, आई कांटेक्ट। ठीक है, जो कि एक्सप्रेस करते हैं आपके इमोशंस एंड इंटेंशंस को, जो आप अपनी उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, हैंड का गेस्चर्स, मूवमेंट्स देख के, आई कांटेक्ट देख के, ठीक है, उससे हमें पता चलता है। ठीक है, ये वो होती है जिसका मीनिंग जो है वो अक्रॉस कल्चर वेरी कर सकता है। ठीक है, मीनिंग वेरी अक्रॉस कल्चर्स। ठीक है, बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉडिंग अ हेड, ठीक है, हो सकता है इन डिफरेंट कल्चर इट मीन्स अ यस, पर हो सकता है किसी कल्चर में इट मीन्स अ नो। ठीक है, क्योंकि हम जिस तरह से अपना हेड जो नॉड करते हैं, जो हम जिस तरह से हम सर हिलाते हैं, उस तरह से इट मीन सिग्निफाई एग्रीमेंट इन वन कल्चर बट डिसएग्रीमेंट इन अनदर कल्चर। ठीक है, वर्क्स विदाउट वर्ड्स, जो हमने भी यहाँ कन्वे करा कि इसके अंदर वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। कॉम्प्लीमेंटिंग और रिप्लेसिंग स्पीच, या तो
रिप्लेस करते हैं स्पीच को। ठीक है, कभी कभी जैसे होता है ना, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मम्मी ने दूर से आके दिखाई, हम समझ गए कि भाई ये काम नहीं करना है, या फिर कोई कुछ होता है, आपने दूर से अपने फ्रेंड को ऐसे नॉट कर दिया कि नहीं। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं स्पीच को, या कभी कभी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि आपने कभी कभी किसी गेस्ट लेक्चरर को सुना होगा बोलते वक्त, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, कन्वे करते वक्त अपने मैसेज को आप मूवमेंट्स करते हैं हैंड्स का, वो होता है। इससे फॉर एग्जाम्पल जैसे रेफरी जो होता है गेम के अंदर, ठीक है, वो इंडिकेट करता है फाउल्स और डिसीजन को गेस्चर्स के थ्रू। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ओरल, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया ना। प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, हम अपने आप को जैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसके क्या प्रिंसिपल्स है। ठीक है, हम जिस तरह से अब एक दूसरे को बोलते हैं, ठीक है, जो बोल के हम स्पीच वगैरह करते हैं, तो उस ओरल प्रेजेंटेशन का जो हम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम, इन फ्रंट ऑफ बिग ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ठीक है, कभी मीटिंग्स होती है ऑफिस के अंदर, तो हम उस ओरल प्रेजेंटेशन के अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ चीजें होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमने ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्लियरिटी, जैसे क्लियरिटी के बारे में हमने यूनिट 3 के अंदर भी पढ़ा था। ठीक, क्लियरिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन के मेन चीज होती है वो क्लियरिटी ही होती है। ठीक है, अगर हम जो बोल रहे हैं, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कन्वे कर रहे हैं, कोई डाउट ले रहे हैं, अगर वो हम अपनी बात सामने वाले को अच्छे से क्लियरली समझा ही नहीं पाएंगे, तो उस कॉन्वर्जेशन का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप क्यों कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और आप अपने मैसेज को जो है एक स्ट्रक्चर वे के अंदर, एक लॉजिकल फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वे करें, स्ट्रक्चर करें, ताकि सामने वाले को भी समझने में इजी हो। सेकेंड वन इज ऑडियंस एनालिसिस। ठीक है, ऑडियंस एनालिसिस क्यों जरूरी है। मान लो एक टॉपिक है, ठीक है, वो एक टॉपिक आप ही स्पीकर हो, आपको कन्वे करना है, आपको कन्वे करना है 12th पास स्टूडेंट्स को, आपको कन्वे करना है एमबीएस को, आपको कन्वे करना है पीएचडी होल्डर्स को। तो क्या आप अब उस एक ही टॉपिक का कंटेंट जो है वो 3 डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रेजुएट्स को एक ही तरह से कन्वे करोगे? नहीं, बिकॉज इन तीनों का एरिया ऑफ नॉलेज जो है, जो मतलब चीजें हैं, तीनों को बहुत ही डिफरेंट लेवल पे पता है। इनको बहुत कम पता होगी, इनको उससे ज्यादा, इनको उससे ज्यादा। ठीक है, तो हम ऑडियंस की नॉलेज के अकॉर्डिंग और ऑडियंस के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है, हम अपनी प्रेजेंटेशन की जो कंटेंट है वो चेंज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के पीपल की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डिफरेंट होगी। हो सकता है सिर्फ एज ग्रुप एक अकेला फैक्टर ना हो सकता है आपका बैकग्राउंड, ठीक है, वो एक अलग फैक्टर हो सकता है आपका क्या कहते हैं नेशनैलिटी, जो कि कल्चर डिफरेंट रहता है। तो जो आपका कंटेंट जो होता है प्रेजेंटेशन का, वो टेलर्ड होना चाहिए, टेलर्ड कंटेंट टू योर ऑडियंस नॉलेज, कि आपका ऑडियंस का नॉलेज कितना है, इंटरेस्ट कितना है, एज कितनी है, बैकग्राउंड कैसा है, उन सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज क्रेडिबिलिटी। आप प्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है कुछ डेटा यूज करो, कुछ फिगर्स यूज करो, ठीक है, कुछ एविडेंसेस यूज करो, तो उसके उसको प्रेजेंट करने के लिए यू आर क्रेडिटेबल। ठीक है, आप उस चीज की ओनरशिप लेते हो कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई मिसलीडिंग या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यू आर नॉट प्रेजेंटिंग टू दैट। ठीक है, तो साइड सोर्सेज, मतलब आपने देखा होगा, आपके टीचर से भी आपको बोला होगा, जो भी आप चीजें प्रेजेंट करते हो इन प्रेजेंटेशन, आप कोई पिक्चर लगाते हो तो आप उसके नीचे सोर्सेज लिखते हो, तो ये आपने वो पिक्चर्स कहाँ से ली है। ठीक है, अगर आपने अपने स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आपने प्रोजेक्ट्स करे होंगे, तो पिक्चर्स के अंदर कोई भी आपने डेटा लिया है, तो उसके अंदर हम सोर्सेज मेंशन करते हैं ना, कि भाई ये सोर्स हमने आरबीआई की स्टेटमेंट से लिए, कहाँ से लिया है। तो यूज योर डेटा टू बैकअप योर क्लेम्स, कि आप कुछ भी क्लेम पुट कर रहे हो तो आप ऐसी हवा में कुछ भी नहीं बोल रहे हो। दीज आर द स्टडीज दैट हैव बीन प्रूवन। एंड द लास्ट वन इज एंगेजमेंट। अब ऐसा तो नहीं आप आए, आप बोले, आप चले गए। ठीक है, जो ऑडियंस है आप उसके साथ एंगेज करो, ताकि वो भी आपसे कम्युनिकेट करे, वो आपसे लाइक क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, या आप उनसे क्वेश्चंस पूछो उनको एंगेज करने के लिए, आप उनके अटेंशन ग्रैब करें, कोई स्टोरी टेलिंग बनाओ, ठीक है, कुछ ह्यूमर का यूज करो, ठीक है, स्टोरी टेलिंग हो, कोई ह्यूमर हो, कोई इंटरेक्टिव एलिमेंट हो, जिससे वो भी आपसे इंटरेक्ट करे, जिससे आपको पता चले कि वो सही में आपकी बात सुन रहे हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो। तो प्रेजेंटेशन के ही इस टॉपिक के अंदर हम थोड़ा आगे चलते हैं कि और क्या क्या प्रेजेंटेशन को करते हैं चीजें जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसमें क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को। ठीक है, जिससे पहला फैक्टर क्या है, प्रिपरेशन। ठीक है, अब कोई भी चीज जो है हम बना कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट करने वाले हैं, किसी भी चीज के लिए प्रिपरेशन तो जरूरी होती है। विदाउट प्रिपरेशन हम कहीं पे भी जंप नहीं कर सकते कि भाई चलो कल हमारे हमको 100 लोगों के सामने कोई टॉपिक है जो बोलना है, कुछ करना है, सीधा जाके बोलना स्टार्ट कर देंगे। यू नीड टू डू अ माइंडफुल थॉटफुल
प्रिपरेशन कि आप क्या करोगे, ठीक है। आप पीपीटी के अंदर अगर आपको बनानी है, स्लाइड्स बनानी है, तो क्या क्या पॉइंट्स है जो आप पुट करोगे, उन पॉइंट्स को किस तरह से पुट करोगे, ठीक है। कुछ रिसर्च करोगे अपने कंटेंट में डालने के लिए, उसके अलावा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना कि इतनी ऑडियंस को देख के इट विल बी योर फर्स्ट टाइम, तो आप नर्वस हो जाओ, प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है नर्वस ना हो, स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एक स्लाइड के बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है, आपका कौन सा टॉपिक आने वाला है, ठीक है। और रिहर्सल करोगे, क्योंकि रिहर्सल इज द की। चाहे हाँ आपने 100 लोगों के सामने 10 बारी प्रेजेंट कर रखा हो पहले, बट आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप फंबल ना करो, आपको थ्रू आउट द टॉपिक पता हो और आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सके। सेकेंड इज विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स क्या होता है कि यूज क्लियर कंसाइज स्लाइड्स विद स्ट्रॉन्ग विजुअल्स। अब जैसे आपकी पीपीटीज होती है, जैसे मान लो आपकी स्लाइड्स है, उससे भारी भारी कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ टॉपिक का नाम लिखा है, यहाँ आपने लेंदी लेंदी सेंटेंसेस लिख रखे हैं, पूरी स्लाइड्स आपके जो कंटेंट में कवर है। तो उससे क्या होता है, जो यूजर जो होता है, जो मतलब आपका जो लिसनर जो होता है, उसका अटेंशन स्पैन जो होता है बहुत कम होता है, ही माइट लूज इंटरेस्ट, क्योंकि वो अपनी स्लाइड पे देखेगा, उसको सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपका कंटेंट जो क्रिस्प मतलब प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट है, बीच बीच में कुछ विजुअल एड्स मतलब कुछ पिक्चर्स का, उन सबका यूज कर सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और क्लियर के साथ आप बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिलीवरी, ठीक है। अब प्रिपरेशन कर ली अच्छे से, विजुअल्स का भी ध्यान रख लिया, उसको रख दिया, अब डिलीवरी जो है आप जिस तरह से डिलीवर करते हो अपने प्रेजेंटेशन को, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर आपका ऑरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे आपका आई कॉन्टेक्ट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, मॉड्यूलेट वॉइस की मतलब वर्बल और ऑरल कम्युनिकेशन है, आपकी जो वॉइस है उसकी टोन पिच, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसपे आपको इम्फेसिस देना है, इंपॉर्टेंस देना है, तो उस वर्ड्स को आप जैसे सेंटेंस बोलते बोलते उसको आप थोड़ा पॉज दे के बोलोगे, या उस वर्ड्स उस एक पर्टिकुलर वर्ड को या सेंटेंस को बोलते आप थोड़ी अपनी स्पीच को हाई रखोगे, ठीक है, ताकि उसपे जो लिसनर्स है उनका ज्यादा अटेंशन जाए, ठीक है। गेस्टर्स वगैरह का यूज करोगे बोलते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट। आप मान लो आप गए हो, जैसे बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन में, एक दिन पहले आप जाके डिसाइड कर लो, अगर आपका कहीं पे क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस होनी कुछ भी होनी, तो एक दिन पहले जाके आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टेज कहाँ है, आपको कहाँ खड़े होना है, ऑडियंस जो है वो कहाँ है, आपकी जो स्क्रीन है जो पीपीटी प्रेजेंट होनी है वो आपके बिल्कुल पीछे है, आपके साइड में होगी, लेफ्ट साइड राइट साइड, ऑडियंस जो नीचे है, ऑडियंस क्या कहते हैं आपके ऊपर बैल्कनी साइड भी बैठे, तो वो सब कुछ आपको पहनना चाहिए, रूम का एनवायरनमेंट पता होना चाहिए, रूम का लेआउट पता होना चाहिए, लाइटिंग का पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप क्या कहते हैं आपको कंफर्टेबल रहोगे, आपको पता है कि आपको कब ऐसे मूवमेंट करनी है, कहाँ कहाँ पे आपको देखना है। तो दिस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। जैसे हमने इतना सब कुछ पढ़ा प्रेजेंटेशन के बारे में, बट इन प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए कुछ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की स्किल्स होती है जो मोर एंड लेस सेम ही है, बट इनके हमें थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना है। जो पहली प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो है जैसे कि क्लियर एंड कॉन्फिडेंट स्पीच, ठीक है। जैसे हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया कि आपकी जो स्पीच है वो क्लियर होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट साउंड करने चाहिए, लाउड एंड क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और आपका पेस ऐसा भी नहीं जैसे रेलगाड़ी भाग रही है, ठीक है, तो उसका ध्यान रख रहे हैं। सेकेंड, एंगेजिंग बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जिसके भी हमने बात की कि गेस्टर्स का, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस है, इन सब की जो क्या कहते हैं यूज होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, जो आपका कंटेंट है प्रेजेंटेशन का वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए आपकी पीपीटी के अंदर भी, ठीक है। पहले कोई इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर मेन पॉइंट्स कंक्लूजन के साथ, इवन क्या कहते हैं आप एंड में एक सेक्शन रख सकते हो Q&A का, कि किसी को कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं तो उसके लिए। ऑडियंस इंटरेक्शन के लिए से आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हो, पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, या जैसे आप अपनी कोई स्टोरी शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो किसी को कि आप अपनी भी शेयर करो। तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रेजेंटेशन की स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कन्वे करना होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कंडक्टिंग सर्वेज। अब सर्वेस कंडक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, ठीक है, कुछ कुछ हमें सर्वेस करने की जरूरत पड़ती है। सर्वे क्या होता है कि हम कोई भी चीज है जो हमें खुद आइडेंटिफाई करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें खुद गैदर करनी है। जैसे आपने देखा होगा आप क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें जो आपको पूछनी है, आप उसमें क्वेश्चंस डालते हैं, ऑप्शंस डालते हैं, तो आप एक सर्वे कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को कंडक्ट करने के लिए, आप अपने प्राइमरी लेवल पे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वे के अंदर सर्वे करते वक्त किन किन चीजों का है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, गैदरिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स।
सबसे पहला क्या है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव। आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि सर्वे करने का आप ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो जैसे गूगल फॉर्म के अंदर या किसी और टूल को यूज करके, तो आप उसमें हल्का सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। व्हाट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यू आर सीकिंग, कि आप क्या क्यों करना चाह रहे हो, क्यों आप ये प्राइमरी रिसर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो। डिजाइन क्वेश्चंस, अब आपका क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चंस की डिजाइन होनी चाहिए, ठीक है, कि भैया आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हो। आप उसका नाम पूछना चाहते हो, ठीक है, एज पूछना चाहते हो, उसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन की प्रेफरेंस पूछना चाहते हो किसी चीज से रिलेटेड। तो आप पे अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस होना चाहिए जो आपके ऑब्जेक्टिव से अलाइन करे, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपके जो क्वेश्चंस है मैचअप करे, तभी आपका कोई कंक्लूजन जो है वो फॉर्म हो पाएगा। थर्ड इज सैंपल सिलेक्शन। अब सैंपल सिलेक्शन क्या होता है, आप सैंपल मतलब कितने लोगों से वो क्वेश्चन जो फिल आउट करवाओगे, आप कितने लोगों को चाहते हो कि वो लोग जो है आपका सर्वे को जो है वो अप्लाई करे, आपके सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करे। इट कैन बी 100 पीपल, इट कैन बी 300 पीपल, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपना सैंपल साइज कितना ले रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। उस हिसाब से हमारे टारगेट ग्रुप, टारगेट ऑडियंस के अंदर हम एक सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं। फोर्थ वन है डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब डेटा को एनालाइज करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करेंगे कि हमने जो सर्वे करा उससे क्या इंटरप्रिटेशन हो रही है, क्या चीज जो है हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो दैट्स वाई मेकिंग अ सर्वे इज इम्पॉर्टेंट, और सर्वे बनाते वक्त हमें इन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उससे एक वैल्यूएबल इंसाइट्स का पता लगा पाए, ठीक है गाइज। अब हम नेक्स्ट जो चीज है वो हम आ रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज। हमने अभी आपको पढ़ा, अभी जैसे हमने पढ़ा कि भाई प्रेजेंटेशन कन्वे करते वक्त, ये सब कुछ करते हुए बोलते वक्त हमें क्या कहते हैं, इतना क्यों जरूरी होता है, बॉडी लैंग्वेज पे क्यों ध्यान देना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज जो है आपकी वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा भी था कि डिफरेंट कल्चर के अंदर डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज का कुछ और मीनिंग हो सकता है। समवन माइट मेक इट सीन इट एज अ रूड, कि आप किसी से आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो। इन सम कल्चर इट इज अ साइन ऑफ रूडनेस, भाई आप किसी अपने बड़े से आंख मिला के बात कर रहे हो। बट इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज अ साइन ऑफ अ कॉन्फिडेंस, कि आप उससे बात कर रहे हो या कॉन्फिडेंट इनफ कि आप किसी से भी आंख में आंख मिला के बात कर सकते हो। बट इन डिफरेंट कल्चर इट मीन समथिंग डिफरेंट। तो दैट्स वाई बॉडी लैंग्वेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पहले आगे से फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन का कि आप किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन बना रहे हो सकता है आप सामने वाले बंदे से बात करो, आपने कुछ फेशियल एक्सप्रेशन इतना बुरा बनाया, सामने वाले बंदे को बुरा ही लग गया कि वो कुछ बोल रहा था, आपने इतना गंदा फेशियल एक्सप्रेशन बनाया कि उसको ऑकवर्ड लग गया कि भाई वो ऐसे क्या बात बोल रहा था, तो वो बोलते बोलते चुप हो गया। तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आई कॉन्टैक्ट, कोई भी स्पीकर होता है उससे आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहा है, स्पीकर आपसे आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहा है। जैसे क्लास में टीचर होती है, क्लास में टीचर उसी बच्चे को पहले उठा के क्वेश्चन पूछती है जो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, जो अपनी नजर छुपाने की कोशिश करता है, तो दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। पोस्चर, की बॉडी का पोस्चर है, जैसे हमने देखा होगा क्लास में हम स्टूडेंट से प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ऐसे 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 करके खड़े होते हैं, तो इट इज नॉट अ गुड वे, गुड इज नॉट अ गुड बॉडी पोस्चर। और आप खड़े हो तो फॉर्मल कहते हैं यू शुड कीप योर हैंड्स इन फ्रंट और इन दी बैक, ठीक है। आप आराम से स्ट्रेट पीसफुली कामली आप खड़े हो। बट इफ यू मूविंग योर बॉडी कॉन्टिन्यूसली व्हाइल गिविंग योर प्रेजेंटेशन, तो एक गुड साइन नहीं है। तो आपका बॉडी पोस्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हैंड्स की मूवमेंट्स वगैरह किस तरह से कर रहे हैं, जैसे अगर आप वहाँ खड़े हैं, आप सोच सोच तो नहीं रहे, किस तरह से आपकी बाकी सब चीजें हो रही है। तो दैट्स व्हाई बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट वन इज पैरा लैंग्वेज, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। पैरा लैंग्वेज जब बोलते वक्त जो हम अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं, कि हमारी वॉइस जो हमारी जो पिच जो है वो कब ऊपर जानी चाहिए, कब नीचे जानी चाहिए, किस तरह से जो है हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इट नॉट व्हाट यू से, इट मीन्स हाउ डू यू से इट, हाउ यू कन्वे योर थिंग दैट यू वांट टू कन्वे। जिसके अंदर आपके वोकल टोन, मतलब आपके टोन कैसी है वो आती है, कि आपकी पिच जो है, वॉल्यूम जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि अगर बहुत लंबी कॉन्फ्रेंस होनी है, बहुत लंबी कोई स्पीच होनी है, तो थ्रू आउट जो है लिसनर का जो है वो आपकी तरफ अटेंशन बना रहे। देखिए स्पीच रेट, ठीक है। अब आप जैसे वर्ड को इम्फोसाइज कर सकते हैं, स्पीच रेट। अब अगर स्पीच का रेट एडजस्ट करें क्लियरिटी के अंदर, इम्पैक्ट के अंदर, कि आपकी स्पीच की जो मॉड्यूलेशन है, आपको वॉइस जो है कब आपको हाई करनी है, कब लो करनी है, लाइक कुछ भी कन्वे करता है। यू थिंक देयर इज सम सैड स्टोरी है, कोई इमोशनल टच है आपकी स्पीच के अंदर कन्वे कर, तो आपकी जो वॉइस है उसके अंदर एक सॉफ्टनेस आनी चाहिए। यू शुड लोअर योर वॉइस, ठीक है, कामली उसको इस तरह से करके बोले, ठीक है। बट अगर आपको लगता है ऐसा कुछ ऐसे इम्पैक्टफुल या पावरफुल चीज दिखाना है, तो आप अपनी वॉइस को थोड़ा हाई करके चले, ठीक है। उसके पॉजेस, पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम पॉज नहीं लेते, ठीक है, तो हो सकता है किसी चीज का मीनिंग जो है कुछ और भी निकल जाता है। लाइक
इवन राइटिंग ऑल्सो हम कॉमास लगाते हैं बिकॉज दिस इज अ साइन ऑफ पॉज। ठीक है, तो यूज साइलेंस स्ट्रेटेजिकली फॉर एम्फसाइजिंग। जैसे आपने देखो, अगर आप बोले जा रहे हो, कोई सुन नहीं रहा, क्लास में बहुत शोर हो रहा है, अगर टीचर अचानक से चुप हो जाए तो एकदम साइलेंस नहीं हो जाती, तो फिर इसके लिए पॉजेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर किसी का अटेंशन स्पैन छूट भी गया है तो वापस से आपकी तरफ अटेंड हो जाए। तो पैरा लैंग्वेज इज हाउ यू से इट, नॉट जस्ट व्हाट यू से इट, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था। नेक्स्ट है इफेक्टिव लिसनिंग। अब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर लिसनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज अगर आप चीज़ों को सुन ही नहीं रहे, अगर आप लिसन ही नहीं कर रहे, तो आप आगे अपनी कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू भी नहीं कर पाओगे। तो दैट वाई तभी कहते हैं बोलने से पहले सुनने ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग मतलब कि अगर सामने वाला जो है टीचर जो है वो कुछ बोल रही है, अंडरस्टैंडिंग इट, हाँ ये मतलब है। हियरिंग का क्या मतलब है, सुन लिया, कुछ ध्यान है नहीं, दिमाग में कुछ गया नहीं। बट लिसनिंग मतलब यू एक्टिवली पेइंग अटेंशन टू द टीचर्स, कि भाई वो हर वक्त क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, वो प्रॉपर अटेंशन कि अच्छा मैम ने उस वक्त ये बात बोली थी, इस बात के लिए मैम ने ये एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो आपको थोड़ा एक्टिवली लिसन करते हो। ठीक है, उसके अंदर आप आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप एक्टिवली लिसन करोगे देन ओनली यू कैन हैव डाउट्स, क्योंकि आपने टीचर की बात को ढंग से सुना, आपने उसको प्रोसेस करा, समझा उसी वक्त। ठीक है, तो आपके डाउट्स भी आएंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ कंफ्यूजन भी होगी, हो सकता है कुछ आप टीचर से दोबारा पूछना चाहो, तो आस्क क्वेश्चन। ये अवॉइड इंटरप्शन। जैसे कभी कभी होता है ना, हम वी आर प्रेजेंट इन द रूम बट हमारा माइंड कहीं और ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम अवॉइड करें उन इंटरप्शंस को। ठीक है, तभी हम एक्टिवली लिसन कर पाएंगे, और अगर हम एक्टिवली लिसन करेंगे तो हम कम्युनिकेट जो है बेटर कर पाएंगे। पे अटेंशन, सो एम्पैथी एंड प्रोवाइड फीडबैक, क्योंकि कोई भी जो स्पीकर है वो आके बोल रहे हैं, इफ यू आर डिसरिस्पेक्टफुल तो आप सुनोगे नहीं। तो पे अटेंशन, शो एम्पैथी एंड बी रिस्पेक्टफुल टू द पर्सन हु इज कन्वेइंग हिज और हर थॉट प्रोसेसेस। तो नेक्स्ट वन इज इंटरव्यूइंग स्किल्स। अब जो इंटरव्यू जो होता है उसको प्रेजेंट करने के लिए कुछ स्किल्स होती है। ठीक है, तो कि हाउ हम एक इंटरव्यूअर के सामने, हाउ वी कैन प्रेजेंट आवरसेल्फ इन द बेस्ट मैनर वी कैन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन, जैसे हमने पॉइंट अभी भी पढ़ा था, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी चीज के लिए। प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी वी नीड सम प्रिपरेशन। वाई, अगर हमारा इंटरव्यू है, अभी इंटरव्यू प्रोसेस, जब कंपनीज हमारा इंटरव्यूज लेती है तो हमारा प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे हमें अपना इंट्रोडक्शन जो है वो तो हमें ऐसे मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, कि हम उसको आंख बंद करके भी बोल पाए, उसमें हम फंबल ना करें। ठीक है, इवन कंपनी के बारे में, अबाउट द कंपनी जो है वो हमें पता होना चाहिए। हम जिस भी इंटरव्यू के अंदर बैठ रहे हैं, अबाउट द कंपनी पता होना चाहिए, अपना इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, अपने रेज्यूमे के बारे में पता होना चाहिए। आपने अपने रेज्यूमे में क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है, क्या स्किल्स मेंशन कर रखी है, क्या प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं, कि इसी के बेसिस पे सारा इंटरव्यू कैरी आउट होता है। दीज आर द बेसिक प्रिपरेशन दैट यू शुड हैव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिपरेशन के अंडर। नाउ देयर इज स्टार मॉडल। स्टार मॉडल क्या होता है, स्टार मेथड क्या होता है, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। ठीक है, अब कोई सिचुएशन होती है, उसका टास्क, एक्शन, रिजल्ट के बेसिस पे हम इंटरव्यू का जो है प्लान करते हैं। यू कैन इमेजिन अ सिचुएशन, क्या आपको हो सकता है उसके अंदर एक सिचुएशन दी जाए, एक कोई टास्क हो, कुछ एक्शन हो, फिर उसका रिजल्ट कैसा आएगा। इस मेथड के बेसिस पे आपका इंटरव्यू जो हो सकता है। नेक्स्ट इज थॉटफुल क्वेश्चंस। ठीक है, इंटरव्यूअर से आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूअर के तो सुना होगा, इन दी एंड इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो उसके लिए आपको, आपके दिमाग में एक दो क्वेश्चंस तो होने चाहिए, लाइक व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस। ठीक है, व्हाट डू यू वांट मी टू इम्प्रूव इन माई सेल्फ फॉर द रोल। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपको पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर जॉब रोल और कंपनी। ठीक है, शो योर इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। इससे क्या पता चलता है, आपको इंटरेस्ट और एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज अ फॉलो अप। ठीक है, आप जैसे क्या कहते हैं, अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो यू कैन सेंड अ थैंक यू नोट। ठीक है, वहां पे तो एंड में यू कैन से थैंक यू मैम फॉर योर टाइम एंड टेकिंग माई इंटरव्यू। दिस इज अबाउट योर इंटरव्यूइंग स्किल्स। तो गाइस, जैसे अभी हमने इंटरव्यू के बारे में पढ़ा, अब हम रेज्यूमे में पढ़ेंगे, रेज्यूमे के बारे में। रेज्यूमे बिल्डिंग क्या होता है, रेज्यूमे के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, एक इफेक्टिव रेज्यूमे क्राफ्ट कैसे कर सकते हैं। वैसे देखो गाइस, हर एक यूनिवर्सिटी की, हर एक कॉलेज की, हर एक कंपनी का रिज्यूमे का अपना अपना फॉर्मेट होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे नहीं है। आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपकी यूनिवर्सिटी का, आपको कॉलेज का एक फॉर्मेट होगा, तो आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है रिज्यूमे का। इफ यू आर एन एक्सपीरियंस वन, आप किसी कंपनी के अंदर, किसी कंसल्टेंसी फर्म में, तो उनका अपने अपने
फॉर्मेट्स होते हैं रेज्यूमे के। तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन से, एक रेज्यूमे का कोई भी एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं होता। हर एक कंपनी का, हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कॉलेजेस का अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं। पर उस फॉर्मेट के जो लिखने की स्टाइल्स है वो आपके हो सकते हैं कुछ सेम हो। तो एक रेज्यूमे क्राफ्ट करने के लिए उसमें हमें अपनी स्किल्स ऐड करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर अकम्पलिशमेंट्स, कोई लाइफ गोल हमने जो अचीव करा है उसके लिए, तो हमें अपनी स्किल्स को, अकम्पलिशमेंट्स को हाईलाइट करना पड़ता है। और एज पर कंपनी, एज पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, हमें अपना जो रेज्यूमे जो है टेलर मेड बनाना पड़ता है, क्योंकि किसी और रोल के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो वो है हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हो सकता है कहीं कहीं पे आपका एक्सपीरियंस जो है टॉप पे शो करे। एक्सपीरियंस के बाद आपके स्किल्स और एजुकेशन जो है वो एंड में चले जाए। तो आप फ्रेशर्स है तो ये फॉर्मेट उल्टा हो जाता है, एजुकेशन जो है वो आपकी सबसे पहले आएगी, ठीक है, फिर आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर आपके क्या कहते हैं कोई इंटर्नशिप्स हो गई, फिर आपकी स्किल्स जो है वो हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। जो हमें पॉइंटर्स में हाईलाइट करने, तो कुछ कुछ लोग जो कहते हैं उसको एक्सप्लेन करो पूरा कि आपने इंटर्नशिप में क्या करा है। तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, बट ये 3 चीजें जो है जो हमें अपने रिज्यूमे के अंदर हाईलाइट जरूर करनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड विथ लेटर एंड एप्लीकेशन। जैसे लेटर और एप्लीकेशन का भी एक जो है वो फॉर्मेट है। जैसे ये हमने यूनिट 3 के अंदर भी कवर करा था लेटर का, वैसे हमने यूनिट 3 में भी कवर करा था कि एक लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ठीक है, हमने बिजनेस लेटर्स का पढ़ा था, तो यहाँ पे भी ऐसे लेटर का वही फॉर्मेट, एक लेटर का, नॉर्मल लेटर का, बिजनेस लेटर का, या क्या कहते हैं हम कोई लेटर जो आप अपने स्कूल में अपने एचओडी को लिखना चाहते हैं या किसी को लिखना चाहते हैं, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या, नेम ऑफ द सेंडर, एड्रेस ऑफ द सेंडर आ जाएगा, या एक लाइन छोड़ के आपका क्या कहते हैं डेट आएगी, फिर एक लाइन छोड़ के जो रिसीवर है उसका एड्रेस। फिर आप सब्जेक्ट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है सिंगल लाइन के अंदर। ठीक है, फिर सैल्यूटेशन में जैसे आप क्या कहते हैं ग्रीटिंग्स लिख सकते हो, डियर लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड लिख सकते हो, सर या मैम, ग्रीटिंग्स। फिर जो आपको बॉडी आनी चाहिए जिसपे आपका क्या कहते हैं हल्का सा जो कोई इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपकी मेन बॉडी हो गई, फिर कुछ कंक्लूजन हो गया, फिर आपकी एंडिंग हो गई, थैंक यू, फेथफुली, नेम और सिग्नेचर, डेट, जो भी आप ऐसे डेट ऊपर भी लिख सकते हो, और एक एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है लीव एप्लीकेशन का, जो हम स्कूल्स में लिखते थे। तो जैसे आप अगर अपने कॉलेज में भी लिखोगे तो ऐसे होगा, टू द प्रिंसिपल की जगह अब टू द डायरेक्टर, टू द एचओडी, टू द प्रोग्राम इंचार्ज, ठीक है, जिसको आप लिखना चाहते हो। ठीक है, कॉलेज का नाम और उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, ठीक है, रिक्वेस्टिंग 1 day लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ठीक है, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैम जो भी है। ठीक है, फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो यहाँ की क्लास होगी ऑफ योर स्कूल और कॉलेज। आई रिक्वायर्ड 1 day लीव बिकॉज ऑफ, जो भी आपका रीजन आप वो स्टेट करोगे। आप चाहो तो आप डेट भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और फिर आपने रीजन बताया, विद माई ग्रैंड मा फॉर शॉपिंग रिगार्डिंग टू अपकमिंग वेडिंग इन माई फैमिली, जो इसका ये रीजन था। तो इसने जो लिख दिया, काइंडली अलाउ मी फॉर द लीव, आई शैल बी obliged टू यू, योर ऑबिडेंटली नेम, क्लास, रोल नंबर। तो ये सब एक जनरल फॉर्मेट है एप्लीकेशन का। तो गाइस इसी के साथ हमारा यूनिट 4 जो है वो यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।